हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 9th क्लास के लिए छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा जिससे कि बच्चों को उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो 9th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम अपने फूड रिसोर्सेज में किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जीने के लिए फूड की आवश्यकता होती है कि फूड से उनको एनर्जी मिलती है और फूड में उनके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर होते हैं, जैसे बॉडी का डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, प्रॉपर हेल्थ बनाए रखना और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को लगातार न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, बीमारियों से बची रहेगी। तो इसी आगे हम इसमें बात करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वे वैल्यूज़ होती हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं और बॉडी सेल्स जो डैमेज हो गई हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी सहायता करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि हमारा जो देश है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आ जाता है जो पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। हमारे पूरे संसार में जो जनसंख्या वो लगभग 8 से 9 अरब तक हो चुकी है, जिसमें हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो जब बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हम जानते हैं कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनके लिए फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जा रही है, शेल्टर रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जा रही है और उनके द्वारा जो यूज़ किए हुए सामान है वो कूड़ा फेंकने के लिए जगह की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। और सबसे मेन जो टॉपिक आता है वो है भोजन। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन की वैल्यूज़ भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भोजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो भोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाते हैं। उन फसलों को उगाने के लिए हम सबसे ज़्यादा केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा वो फसलें जल्दी से उगाई नहीं जा सकती हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी फार्मिंग रिवॉल्यूशन। हम जानते हैं कि जो किसान होते हैं वो अलग अलग प्रकार से फसल उगाते हैं, उनको फसल में रिवॉल्यूशन करते हैं, फसल अलग अलग प्रकार से उगाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से फसल को उगाने की प्रक्रिया ही हम रिवॉल्यूशन या क्रांति कहते हैं। जो रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि so far by applying the modern scientific method we have supplemented our demand of the food to some extent। तो जो रिवॉल्यूशन है वो फॉलोइंग टाइप का होता है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये आपके और भी गोल्डन रिवॉल्यूशन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन है, येलो रिवॉल्यूशंस हैं। तो ये आपके कुछ रिवॉल्यूशन है। आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपकी जो हरी सब्जियां वो आ जाती हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन में मछलियां आ जाती हैं, वाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन होता है, येलो रिवॉल्यूशन में मस्टर्ड और ऑयल प्रोडक्शन होते हैं, जो भी आपके ऑयल शीट जो होते हैं उनका बनना पाया जाता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन में हम दालों को सबसे ज़्यादा उगाते हैं, किसान द्वारा उगाई जाती है। सिल्वर रिवॉल्यूशन में एग प्रोडक्शन किया जाता है। हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आज हमारे साइंटिफिक मेथड इतने डेवलप हो चुके हैं, साइंस इतना डेवलप हो चुकी है कि हम साइंस के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिसके द्वारा हम लोगों को खेती करने में आसानी होती है, हमारा टाइम कम खर्च होता है, प्लस नेचुरली चीज़ें कम वेस्ट होती हैं। तो हम साइंटिफिक मेथड द्वारा कम समय में अच्छी खेती करने और नेचुरली सब्सटेंसेस हैं वो कम से कम बर्बाद हो, उनका कम से कम खर्चा हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना। तो इसी चीज़ को ही हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है उसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट हैं या केमिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा खेती होती है और अच्छी से अच्छी फसल उगाई जा सकती है। उसके बाद आता है हमारा क्रॉप सिस्टम। क्या होता है? तो क्रॉप आपकी क्या होती है? क्रॉप एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो कह सकते हैं कि क्रॉप्स आर प्लांट्स विच आर कल्टिवेटेड बाय द ह्यूमंस फॉर फूड, फॉडर, फाइबर, फ्लावर्स, टिम्बर एटसेट्रा। There are about 2000 plant species which are cultivated for eating purposes। आज हम लगभग 2000 प्रकार की फसलें उगाते हैं जिनको हम खाते हैं। तो क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। क्रॉप्स फॉलोइंग टाइप की होती है, जैसे आपका शीट क्रॉप्स होती है, फ्रूट क्रॉप्स होती है, वेजिटेबल क्रॉप्स होती है और आपका स्पाइस होते हैं, कुछ फॉडर क्रॉप्स होती है, कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है, कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। तो ये आपकी क्रॉप्स हैं। पहले हम बात करते हैं सीड क्रॉप्स के बारे में। तो सीड क्रॉप्स जैसे सीरियल्स है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, आपके नट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं। फ्रूट क्रॉप में आप जानते हैं कि बनाना है, एप्पल है, मुलबेरी हैं, ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो
फ्रूट्स को बनाने का काम करती है। वेजिटेबल में हम जानते हैं कि ये वे फसल होती हैं जिनके द्वारा हमको हर्बिसियस प्लांट्स प्राप्त होते हैं, जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। जैसे पालक है, जो भी मतलब सब्जी वाली चीज़ें हैं वो वेजिटेबल क्रॉप्स आपकी कहलाती हैं। उसके बाद आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स में यदि हम देखें तो कुछ वेजिटेबल हम रूट्स को भी खाते हैं, कुछ स्टेम्स को भी खाते हैं, कुछ लीव्स को भी खाते हैं, और कुछ इन्फ्लोरेसेंस भी वेजिटेबल्स होती हैं। जैसे आपकी ब्रोकली है, ब्रोकली आपकी इन्फ्लोरेसेंस है, एक फ्लावर टाइप की ब्रोकली गोभी है जो कलरफुल गोभी होती है। तो इस प्रकार आपकी ये इन्फ्लोरेसेंस है। फ्रूट वेजिटेबल्स में हम देखते हैं जैसे आपका फ्रूट वेजिटेबल्स में आती हैं आपकी टमाटो है, पंपकिन है, लेडी फिंगर है, जैक फ्रूट है, बिटर गार्ड है, बॉटल गार्ड है, क्लस्टर बीन्स है, कुकुम्बर है, कैप्सिकम है, टेमरिंड है। ये इत्यादि ऐसी फसल होती हैं जो आपके फ्रूट वेजिटेबल पर्पसेस से काम आती है। उसके बाद स्पाइसेस आते हैं, मसाले। तो हम कुछ ऐसे फसलों का यूज़ करते हैं जिनसे हमको मसाले प्राप्त होते हैं। जैसे चिल्ली है, आपका क्यूमिन है, कैराडामोन है, फेनल है, फेनुग्रीक है, नटमैग है, सिनेमॉन्स है, ड्राइड जिंजर है, क्लोव्स हैं, ये सीसम है। ये सारी फसलें वे होती हैं जिनसे हमको मसाले प्राप्त होते हैं। उसके बाद फॉडर क्रॉप्स आती हैं। फॉडर यानी कि भूसे वाली क्रॉप जो होती हैं, उनसे हमको गाय भैंसों के लिए भोजन प्राप्त होता है। भूसा हम बनाते हैं, जैसे बरसी है, ओट्स हैं, सरगम है, नेपियर्स हैं, सुडान ग्रास हैं। ये सारी चीज़ें वे होती हैं जिनके द्वारा हम जानवरों के लिए भूसा बनाते हैं। कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर कैन है। कुछ आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी के प्लांट्स हैं, आपके कोकोआ है, रबर है, काफ़ी सारी ऐसी प्लांट्स हैं जो प्लांटेशन होती हैं। हम जानते हैं कि हमारी फसल 3 प्रकार की होती है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वे होती हैं जो सर्दियों के महीने में उगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स बरसात के महीने में उगाई जाती हैं। रबी क्रॉप जैसे आपकी बैरली है, ग्राम्स है, और मस्टर्ड है, पी है, व्हीट है, ये सारी रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। खरीफ क्रॉप्स में जैसे आपकी अरहर है, ब्लैक ग्राम है, और आपकी माइलेट है, मेज़ है, सोयाबीन है, ये आपकी खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। जायद क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं जो गर्मी के महीने में उगाई जाती है। जैसे कुकुम्बर है, ककड़ी है, काफ़ी सारी ऐसी, वाटरमेलन है, मस्क मेलन, ये सारी फसलें, भिंडी है, ये सब फसलें वो होती हैं जो गर्मी के महीने में उगाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। तो आज हम जानते हैं कि हम अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट देने के लिए मोस्टली साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड के द्वारा जैसे हम केमिकल मेथड का यूज़ कर लेते हैं। कुछ ऐसे मेथड हैं जिसमें हम दवाइयाँ छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, रोडेंटिसाइड्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा हम अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि किसी प्रकार का कीड़ा ना लगे इसमें, किसी प्रकार के कोई जानवर इसको ना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये उत्पादन दे। तो कुछ ऐसी ही टॉपिक्स हैं जैसे आपका क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट होती है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, या क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होता है। तो हम बात करते हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो हम ह्यूमन की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो सोशल लाइफ भी बढ़ती चली जा रही है। उनको भोजन ज़्यादा से ज़्यादा खाने को मांगते हैं वो लोग, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपनी वैरायटी को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए हम बहुत सारे ऐसे मेथड का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हमारी फसल अच्छे से अच्छी बन सके। हम अच्छी दवाइयों का यूज़ करते हैं, अच्छी खाद का यूज़ करते हैं, अच्छे मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा हमको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल हमको मिल जाती है। कुछ ऐसे भी मेथड हैं जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें 2 प्रकार के अलग अलग डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है जिससे कि हमको नई प्रकार की वैरायटी मिलती है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम नए नए प्रकार के प्लांट्स बना लेते हैं जिसके द्वारा हमको काफ़ी सारी नई वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब है 2 अलग अलग वैरायटियों द्वारा बनाया हुआ एक नया प्लांट। जेनेटिक इंजीनियरिंग 2 अलग अलग वैरायटी की डीएनए से बनाया हुआ नया प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। और हाइब्रिडाइजेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके द्वारा हम अब नई क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी जो क्रॉप वैरायटी है, जो प्लांट ब्रीडिंग है, उसकी हमको क्यों ज़रूरत होती है हम बता देते हैं। सबसे पहला होता है कि हायर यील्डिंग, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पन्न हो, इसके लिए हम करते हैं इम्प्रूव क्वालिटी। हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज को हम देखते हुए, तो बायोटिक रिसोर्सेज वे होते हैं जिसमें जैविक चीज़ें आती हैं जिससे मनुष्य को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एबायोटिक रिसोर्सेज वे होते हैं जिसमें जैविक चीज़ें नहीं आती, जिससे मनुष्य को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, हम जानते हैं कि यदि हम फसल में उत्पादन अच्छा करेंगे तो हमको मैच्योरिटी ड्यूरेशन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। उसकी मैच्योरिटी को हमको ये है कि जो हो सकता है कि कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करें हम कि मान लो वो 10 साल में मैच्योरिटी स्टेज पर आते तो बहुत जल्दी से मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाएगी। बायो एडेप्टेबिलिटी हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हम बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जो फसल है वो हमारी डिज़ायर्ड हो, हमारी डिज़ायर यानी हमारे सपनों के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी अर्निंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। और हम कुछ ऐसी वेराइटीज़ उत्पन्न करना चाहेंगे जो नोवल हो, जिसके द्वारा हम जो भी दाना बना रहे हैं, जो भी उसमें से चीज़ निकल रही है, जैसे गेहूं की फसल में गेहूं निकलता है तो गेहूं अच्छी वैरायटी का हो, नोवल वैरायटी का हो, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेच के और अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकें। तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में जैसे आपका इंट्रोडक्शन आता है, सिलेक्शन आता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके द्वारा हम अपने फसल को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन आखिर होता क्या है? इंट्रोडक्शन सीधी बात है, पहचान करना या जान पहचान बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन ही कहलाती हैं। आई मीन इट रेफर टू ट्रांसफर ऑफ प्लांट स्पीसीज फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कल्टिवेशन to the place where it was never grown earlier. Thus the process of introduction, introducing new plant species from its growing place to a new place with a different climatic condition is called plant introduction. हम प्लांट्स को देखते हैं और प्लांट्स को देखने के बाद हम ये पता करते हैं कि प्लांट्स जो हम ले रहे हैं या जो प्लांट स्पीसीज हम ले रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट में, अलग अलग प्रकार की जलवायु या सीजन में उगने लायक है या नहीं है। तो ये पता करने के प्रोसेस को ही हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद सिलेक्शन आता है, फिर हम उन सभी जो इंट्रोडक्शन लिया है सभी फसल का, उसमें से किसी एक प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए ऐसी वैरायटी उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा हमको ज़्यादा से ज़्यादा फसल अच्छी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा दाना या जो भी हम कह सकते हैं जो भी हम उगा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, उसको सिलेक्शन कहते हैं। उसके बाद सिलेक्शन आपके कुछ टाइप के होते हैं, जैसे मास सिलेक्शन। हम मास सिलेक्शन के बारे में पढ़ें तो ये एक ऐसा है जो बोल सकते हैं इन दिस पैटर्न सीड्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट having the desired character are mixed and sown to grow the new offsprings called mass selection. ये mass selection जिसके द्वारा हम ऐसी स्पीसीज चूज कर सकते हैं जिसके द्वारा हमको अपने सपनों जैसा प्लांट्स पैदा। उसके बाद प्योर लाइन सिलेक्शन होता है। इन दिस पैटर्न सीड्स from a single plants having the desirable character are sown in the separate row to produce the progeny. नेक्स्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था, ये ऐसी टेक्नोलॉजी दो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज में सेक्स कराकर और एक नए प्रकार की अच्छी स्पीसीज प्राप्त करना हाइब्रिडाइजेशन है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग में हम दो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के डीएनए में चेंजेस कराते हैं और उन चेंजेस कराने के बाद एक नया डीएनए प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लाइक द इंटरवेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटरवेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बिटवीन टू प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट वेराइटीज। इंट्रावेरिएटल बिटवीन द टू प्लांट बिलोंगिंग टू सेम वेराइटी। फिर आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। उसके बाद आता है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा, यानी दो अलग अलग प्रकार के जीन से अलग अलग प्रकार के वंश की प्रजातियों में हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मोस्टली आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं कि जिसमें हमने जाना है कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किस प्रकार से हो सकता है और हम अपनी आने वाली फसल को या जनसंख्या की बढ़ती हुई दृष्टि को देखकर हम किस तरह से ज़्यादा फसल डिज़ायरेबल कैरेक्टर के द्वारा उगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम 9th क्लास के लिए फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।